वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी जिसके साथ बहुत सारे मिस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधे सबसे पहले वेरिकोसील को रिलेट करते हैं इनफर्टिलिटी के साथ। सो इन बहुत सारी क्वेरीज़ को मैं अपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे पेशेंट के होते हैं के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरीके से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बेटर हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब मैं तो एकदम फिट यंग पेशेंट, यंग आदमी हूँ, मुझे ये वेरिकोसील क्यों हो गया, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। तो देखिए, वेरिकोसील एक बहुत कॉमन समस्या है, 15% ऑफ मेल्स में देखी जाती है। इसका कोई क्लियर कट रीज़न नहीं है, बट येस, फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिकली वैल्व्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, रिफ्लक्स होने की वजह से वेरिकोसील होता है। इसके अलावा एक्वायर्ड फैक्टर्स की बात करूं, जो हम अपनी लाइफस्टाइल, अपने ओवरऑल जो जीवन हमने बताया है उसकी वजह से हमारी वेन्स पे क्या असर पड़ा, उनका भी कुछ असर होता है। तो सबसे पहले उसमें कॉमन होता है कि बैड पोस्चर, लगातार में बैठने, गलत तरीके से लेटे रहने, पढ़ाई करते समय घंटों घंटों जो है टेढ़ी पीठ करके बैठ के किताब को उठाने की वजह से पेल्विक पेन्स पे प्रेशर पड़ता है, जो पॉसिबली कंट्रीब्यूट करता है वेरिकोसील के फॉर्मेशन को। इसके अलावा ओबेसिटी, हमारा एक्सरसाइज ना करने की वजह से पेल्विक मसल्स वीक होते हैं, जिससे पेल्विक वेन्स का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ और एक्वायर्ड कारण जैसे कि हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, लोग बड़े बड़े डंबल्स उठाते हैं विदाउट एडिक्वेट स्क्रोटल सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारे वेन्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारी वेरिकोसील प्रेसिपिटेट हो जाती है। सो कुछ फैक्टर्स इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, प्लस कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स इस वेरिकोसील को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और हमारी वेरिकोसील की ग्रेड बढ़ जाती है और पेशेंट में कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, क्या मास्टरबेशन का कोई वेरिकोसील से रिलेशन है? कुछ पेशेंट्स मुझसे बोले कि हमने अभी कुछ एक फेमस यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि मास्टरबेशन के क्या सही तरीके हैं, गलत तरीके हैं। तो देखिए, इस बारे में मेरा जवाब होगा कि अभी तक कोई साइंस स्टडी नहीं कहती है कि वेरिकोसील और मास्टरबेशन का कोई रिलेशन है। कोई भी साइंस स्टडी नहीं कहती है। और ये कहना कि ये तरीका सही है मास्टरबेशन का, ये गलत है तरीका, बिल्कुल ये सब बेकार की बातें हैं। एक्सेसिव मास्टरबेशन को वेरिकोसील से कोरिलेट कर दिया गया, गलत तरीके से मास्टरबेशन करने को, मतलब कुछ भी। ये इसमें कोई भी साइंस की फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। नंबर 3, सबसे परेशान जो लोग होते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होके, तो अगर वेरिकोसील डायग्नोस हुआ तो फिर मेरे पास मान लीजिए एम्बुलेशन के लिए आए, तो सबसे पहले होता है, डॉक्टर साहब क्या मुझे अपनी सीमेन एनालिसिस करानी चाहिए या मुझे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कराना चाहिए? तो देखिए, मैं अपने पेशेंट्स में सीमेन एनालिसिस तभी एडवाइस करता हूँ जब कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड परेशानी के साथ आया है। अगर कोई यंग मेल अगर मेरे पास वेरिकोसील के लिए आया है तो मैं उसको बिल्कुल सीमेन एनालिसिस और टेस्टोस्टेरोन लेवल एडवाइस नहीं करता हूँ। और अगर स्पेशली अल्ट्रासाउंड में टेस्टिकुलर साइज़ नॉर्मल है, दोनों साइज़ के टेस्टिस के साइज़ में कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली इन टेस्ट का उस वक्त कोई रिलेशन नहीं होता है। व्यर्थ में पैसों की वेस्टेज है सीमेन एनालिसिस और टेस्टोस्टेरोन यंग एज में विदाउट एनी कंसर्न कराना, अनलेस अंटिल वेरिकोसील नेग्लेक्टेड है। फिर उसके बाद कॉमन क्वेश्चन चौथा, कि क्या बिना सर्जरी या बिना एम्बुलाइजेशन के कोई तरीका है जिसके द्वारा वेरिकोसील को रिवर्स किया जाता है? तो देखिए, साइंस इस बारे में भी क्लियर कट कहती है, अनलेस अंटिल ग्रेड 1 वेरिकोसील है तभी वेरिकोसील का रिवर्सल होता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है हमारे सामने कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 वेरिकोसील हुआ और उसका रिवर्सल बिना किसी सर्जरी या एम्बुलेशन के द्वारा हो गया। सो कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिसके द्वारा वेरिकोसील, हाई ग्रेड वेरिकोसील को रिवर्स किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रेड 1 वेरिकोसील को 99% केसेस में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस अंटिल वो पेशेंट के लिए सिम्टोमेटिक हो।
नंबर 5, एक कॉमन कंसर्न, क्या शादी के बाद मेरी सेक्सुअल लाइफ ठीक रहेगी, मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊँगा, या इवन कंसर्न कि क्या मैं एक फ़ादर बन पाऊँगा, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि यस, वेरिकोसील हमारी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, हमारी स्पर्म की क्वालिटी, हमारी इन फर्टिलिटी से रिलेटेड है, इसका पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ से रिलेशन नहीं है। सो अनलेस अंटिल बहुत नेग्लेक्टेड वेरिकोसील, टेस्टिकुलर साइज छोटे हो गए हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स का लेवल शरीर में कम है, तब तक सेक्सुअल लाइफ पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। सो जो हम कॉमनली प्रैक्टिस में देखते हैं, वेरिकोसील ग्रेड 3 ग्रेड 4, किसी में भी पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ पे कोई भी असर यूजुअली हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात को दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा कि हमारी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाएगी अगर हमारा वेरिकोसील है। नंबर 2, इनफर्टिलिटी। देखिए, ऐसा है कि इनफर्टिलिटी को कोरिलेट किया गया है वेरिकोसील के साथ, मतलब पेशेंट जिनमें वेरिकोसील है, इनफर्टिलिटी देखी जाती है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर किसी को वेरिकोसील है तो वो इनफर्टाइल है, बिल्कुल गलत है। सो हमें इस बारे में बॉदर करना छोड़ना पड़ेगा कि हमारा वेरिकोसील हो गया तो हमको अब में इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा। अनलेस अंटिल कंप्लीटली नेग्लेक्टेड केसेस, अगेन टेस्टिकुलर साइज छोटा, या बहुत कम केसेस में हम डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि वेरिकोसील ट्रीटमेंट, एम्बोलाइजेशन हो चाहे सर्जरी हो, सीमेन पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं और फर्टिलिटी के चांसेस इंप्रूव करते ही करते हैं। आते हैं छठे क्वेश्चन पे कि कुछ पेशेंट्स, देखिए ये इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कुछ यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और काफ़ी भटकने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कराना क्या है। सो पेशेंट्स, अभी कल ही की बात है, एक पेशेंट आया मेरे पास, कहता है कि आपको मिलने से पहले एक यूरोलॉजिस्ट से मिला था और यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि इसमें जो एम्बोलाइजेशन में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है वो किडनी ख़राब कर देता है, किडनी की नस को ख़राब कर देता है, हमारी किडनी की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है, हमारे जो इसमें एम्बोलाइजेशन में मटेरियल यूज़ करता है वो माइग्रेट होकर हार्ट लंग में चला जाएगा, हमारे टेस्टिस ख़राब हो जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हमारे यूरोलॉजिस्ट कलीग की कुछ वीडियोस में मैंने भी देखी हैं फ्रैंकली। सो आपको क्लियर कट बता दूं, एक यंग फिट आदमी या इवन एडल्ट जिसके किडनी फंक्शंस नॉर्मल हैं, इस रीनल कंट्रास्ट की वजह से किडनी की फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं देखा गया। ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो बताती है कि हमारी किडनी पे असर पड़ा। बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंट्रास्ट यूज़ होता है, वो भी कम्प्लीटली रीनल फ्रेंडली कंट्रास्ट। सो ये कहना कि हमारी किडनीज पे कोई असर आएगा, बिल्कुल मिथ है। कॉइल माइग्रेशन रेयर, ऐसी कोई केस रिपोर्ट मैंने कल ट्राई किया इंटरनेट पे बैठ के कि कोई ऐसी केस रिपोर्ट मिले कि जिसमें कॉइल माइग्रेट करके इसने कुछ जो है कहीं हार्ट में चली गई, लंग में, ऐसी कोई केस रिपोर्ट भी मुझे नहीं मिली है। तो ये सब मिथ्स हैं, तरीके हैं बताने के। अब कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर्जरी के दौरान हमारी जो है, अगर टेस्टिस की आर्टरी जो एकदम वेन के बगल में होती है वो कट गई तो फिर तो टेस्टिस की आर्टरी ख़राब होने, ब्लड फ्लो ही नहीं जाएगा तो टेस्टिस पूरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये सब गलत बात है, किसी दूसरी ब्रांच को जो है गलत साबित करने के लिए झूठ का यूज़ करना। आपको ये समझना होगा, वेन्स सर्जरी के द्वारा कुछ छूट जाती हैं तो रिकरेंस आफ्टर द सर्जरी डॉक्यूमेंटेड है। आप गूगल सर्च करें रिकरेंस आफ्टर वेरिकोसील सर्जरी, आपको मिल जाएगा कि कितने % केसेस में वेरिकोसील की रिकरेंस देखने को मिलती है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट गूगल में जाके टाइप कर दीजिए वेरिकोसील एंड रिकरेंस आफ्टर द सर्जरी। छठा, रेडिएशन, कि ये प्रोसीजर में इतना रेडिएशन होता है कि टेस्टिस पे असर आ जाएगा इसके रेडिएशन का। तो एक बार क्लियरिफाई कर दूं, 10 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें रेडिएशन सिर्फ कुछ एक्सरेज के बराबर होता है। रेडिएशन से हमारे शरीर पे हम सारे सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं कि कोई भी असर नहीं आता है। अरे बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद उसी रेडिएशन में डेली प्रोसीजर करता हूँ और
किसी भी डॉक्टर पे ऐसा कोई असर नहीं आता है। सो रेडिएशन की वजह से टेस्टिस खराब हो जाएगा, ये कम्प्लीटली मिथ है। नंबर 7 पॉइंट कि एम्बुलाइजेशन के बाद रिकवरी कितने दिनों में होती है। तो देखिए, यूजली हम प्रोसीजर ये डे केयर में करते हैं, अनलेस अनटिल कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो हम 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं, मतलब सुबह प्रोसीजर किया, शाम तक छुट्टी, 3 से 4 घंटे का रेस्ट होता है आफ्टर द एम्बुलाइजेशन। उसके बाद शाम तक पेशेंट अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम कोई एडवाइस नहीं करते कि पेशेंट को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी है, अपने वर्क से छुट्टी लेनी है। पेशेंट यूजुअली अपने वर्क पर नेक्स्ट डे से जा सकता है। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज मीन्स हैवी जिमिंग, वेट लिफ्टिंग, ये हम 2 से 3 हफ्ते के लिए रोकने के लिए कहते हैं। अगर अदरवाइज़ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इस तरह के पेशेंट में, रिकवरी कम्प्लीटली अगले दिन से कंप्लीट पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकता है। अब कुछ बात करूँगा कि क्या डिफरेंस है सर्जरी वर्सेस एम्बुलाइजेशन। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों ही ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई बहुत सुपीरियर है या बहुत इन्फीरियर है, लेकिन हमको साइंस को समझना होगा। सर्जरी में क्या करते हैं कि टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक इंसेशन लगा के वेन्स को बांध दिया जाता है, जिससे कि वेरिकोसील जो है हमारा ठीक होता है। अब एम्बुलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम एंजियोग्राफी के माध्यम से इस नस के अंदर जाके सारी नसों को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सारी नसों का आइडेंटिफाई होना, जो कि रिफ्लक्स का कॉज है, वेरिकोसील का कॉज है। सर्जरी में तो सिर्फ हमने इंसेशन लगाया, सामने जो नस आई उसको बांधा, हमारा ट्रीटमेंट हो गया। एम्बुलाइजेशन में हम क्लियर हो जाते हैं कि देखिए ये नसें हैं, ये सारी नसें हैं, हमको इनको बंद करना है, कंप्लीट हमें इसको एम्बुलाइज करना है, जिससे कि चांसेस कि कोई नसें ऊपर साइड से आके फिर से इस वेरिकोसील को ना भरने लगें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एम्बुलाइजेशन सर्जरी से ज़्यादा एडवांस है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा कि सर्जरी को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है, तो डेफिनेटली सर्जरी को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया जाएगा, क्योंकि एम्बुलाइजेशन प्रोसीजर 20 साल पुराना है, जबकि वेरिकोसील की सर्जरी हो रही है 70 साल से। ऑफ कोर्स समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं, नए ट्रीटमेंट आते हैं जो पुराने ट्रीटमेंट को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एम्बुलाइजेशन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोसीजर है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, साइंटिफिकली ज़्यादा बेहतर प्रोसीजर है, क्योंकि हम सारी नसों को ब्लॉक कर रहे हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये कह दें कि सर्जरी हमेशा बेहतर रहेगी। ये सिर्फ उसी तरह के एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो एक समय में मोबाइल फ़ोन में नोकिया फ़ोन भी हुआ करता था, जिसमें बटन दबा के हम बात करते थे। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो हमने यूज़ करना उस पुराने नोकिया फ़ोन्स को बंद कर दिया है। सिमिलरली इसी तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही वेरिकोसील एम्बुलाइजेशन कम्प्लीटली सर्जरी को रिप्लेस कर देगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई इंसिशन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम। सो ये 3 बेनिफिट डेफिनेटली क्लियर कट हैं एम्बुलाइजेशन के ओवर द सर्जरी। सो होपफुली ये इन सारी बातों से आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे और आप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एम्बुलाइजेशन सर्जरी से बेटर है। सर्जरी भी एक ऑप्शन है जो ट्रीट कर सकता है वेरिकोसील को। ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ को बेटर मानते हैं और कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपको वेरिकोसील के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब दूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ। नमस्कार।